हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड के एनएफओ के बारे में सुना है? क्या इस समय अपने पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का मौका है या धोखा है? करेंगे इस फंड के एनएफओ का रिव्यू, समझेंगे इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है, क्या हमें इस फंड को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए भी या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। इस फंड का एनालिसिस शुरू करें उसके पहले हम समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड किसे कहते हैं। तो सेबी के कैटेगराइजेशन के अनुसार 250 के बाद की जितनी भी कंपनियां आती है उसे स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप फंड में 65% इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्मॉल कैप कंपनी में करना पड़ता है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज का जो मार्केट कैप है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। दिसंबर 2020 में जो सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्टॉक था उसका जो मार्केट कैप था वो 8,354 करोड़ का था। तो दिसंबर 2024 में वही स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 32,799 करोड़ का हो गया है। 4 साल में ऑलमोस्ट 4 गुना। तो वहीं पे जो इसी टाइम पीरियड में जो लार्ज कैप स्टॉक है उसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 1.4x ही हो पाया है। 4 साल पहले 251वें स्टॉक का जो मार्केट कैप हुआ करता था वही मार्केट कैप आज 501वें स्टॉक का है। स्मॉल कैप स्टॉक का यूनिवर्स भी पिछले कुछ समय में तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत से जो स्टॉक है वो इस यूनिवर्स में आके लिस्ट हो रहे हैं, जैसे कि लार्जेस्ट सीएनसी मशीन टूल्स हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास 10,000 से ज़्यादा का नेटवर्क हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया और 1 करोड़ से ज़्यादा का उसका क्लाइंट बेस है, बेबीज़ और किड्स प्रोडक्ट के लिए पुणे बेस्ड मल्टीनेशनल चैनल प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाली लार्जेस्ट ग्रोइंग अल्कोहल बेवरेज कंपनी, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो इस यूनिवर्स के अंदर लिस्ट हुए हैं। स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप ही नहीं बढ़ा है बल्कि इसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बढ़ी है। जब हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कई कंपनियां भी लिस्टेड है जो मार्केट लीडर है, जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, ग्रूमिंग एंड ओरल केयर कंपनी हो गया, वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी, डिफेंस एंड एरोस्पेस को सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी इसी सेगमेंट में लिस्टेड है। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक के साथ ना कुछ तकलीफ भी है, जैसे कि स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर है ना कम रिसर्च अवेलेबल है, क्योंकि इसे कम एनालिस्ट कवर करते हैं। तो वहीं पे जो लार्ज कैप स्टॉक होता है ना इसको मैक्सिमम एनालिस्ट कवर करते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो प्राइस की जो डिस्कवरी है ना वो लेट से होती है। अब जब स्मॉल कैप के ऊपर रिसर्च ही कम अवेलेबल है, इसे कम कवर किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना उसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने से बचते हैं। तो इसका फ़ायदा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर उठाते हैं जिनके पास रिलेटिवली कम कैपिटल है लेकिन उनके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च कैपेबिलिटी है, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पे अल्फा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी स्मॉल कैप स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है। पास्ट में देखा गया है कि ऐसे बहुत से स्मॉल कैप स्टॉक है जिन्होंने इन्वेस्टर की वेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस कारण से ये जो सेगमेंट है ना ये इन हाउस फॉरेंसिक एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये बताता है कि कैसे हमें ख़राब और अच्छे बिजनेस के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते आना चाहिए। बजाज फिनसर्व एएमसी किसी भी बिजनेस की क्वालिटी को 2 पैरामीटर के ऊपर जज करती है। पहला होता है क्वालिटी ऑफ बिजनेस मॉडल, दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ बिजनेस मॉडल के बारे में। तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस मॉडल के अंदर में जो पहला पैरामीटर आता है वो होता है स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का। तो इसे हम इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई ईवी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ईवी मार्केट में अपनी ईवी टू व्हीलर स्कूटर को बेच रही है। तो ईवी मार्केट जो हो गया वो यहाँ पे पाउंड हो गया और जो कंपनी हो गई वो फिश हो गई। तो अभी जो ईवी मार्केट है ये अभी ग्रोइंग मार्केट है, तो जो कंपनी है उसको यहाँ पे ग्रो करने के लिए अच्छा खासा मौका है। दूसरा पैरामीटर आता है कैपिटल एफिशिएंसी का। कोई कंपनी है जो अपने बिजनेसेस में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रही है और वो उन 100 रुपये से कितने ज़्यादा पैसे कमा रही है। मान लीजिए कि कोई कंपनी 100 रुपये इन्वेस्ट करती है और वो 150 रुपये लगातार कमाते जा रही है, तो इससे ये होगा कि कंपनी को फ्यूचर में कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा पैरामीटर होता है इंटरनल अक्रूवल का। मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो कंटिन्यू प्रॉफिट कमा रही है लेकिन वो प्रॉफिट को क्या करती है ना अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, और फ्यूचर में जब कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना होता है, जैसे कि उसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया या कोई भी और दूसरे एसेट परचेस करना होता है, तो वो लोन लेने की बजाय पे जो उसने प्रॉफिट जमा किया था उसी से वो ये सारा चीज़ें खरीदती है। तो इसे इंटरनल अक्रूवल कहते हैं। चौथा पैरामीटर होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। अब
ये जो कंपनी है ऐसा क्या कर रही है जो ये अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कर रही है और पिछले कई सालों से ये ऐसा कंटिन्यू बेहतर करते हुए आ रही है। तो इसके लिए दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। पहला है एशियन पेंट जिसके पास 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, और दूसरा एग्जाम्पल है एचडीएफसी बैंक जो बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाइड करके चला रही है। अगर हम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर आएंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, कैपिटल एलोकेशन डिसीजन हो गया, ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन हो गया, एबिलिटी टू मूव अप द वैल्यू चेन, एबिलिटी टू डिरिस्क द बिजनेसेस हो गया। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स रहेगा वो 1150 स्टॉक का रहेगा, जिनका मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ एंड अबो का रहना चाहिए। इसके बाद ये इन फॉरेंसिक एनालिस्ट की हेल्प लेंगे, उनमें से ये ऐसे बिजनेसेस को एलिमिनेट करेंगे जिसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या रेड फ्लैग का इशू है। इसके बाद फिर ये क्वालिटी, वैल्यू और ग्रोथ का फिल्टर लगाएंगे और 40 से 100 स्टॉक का ये फाइनल पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से इसका जो पोर्टफोलियो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जहाँ मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे स्मॉल कैप फंड अवेलेबल है तो हमें बजाज के स्मॉल कैप फंड को क्यों कंसिडर करना चाहिए, तो इसके पीछे ये कई रीज़न बताते हैं। तो पहला रीज़न होता है एक्सपांडिंग यूनिवर्स। तो इंडिया में जो स्मॉल कैप स्टॉक का जो यूनिवर्स है ना वो तेज़ी से बढ़ते चले जा रहा है। दूसरा है कि ऐसे कई बिजनेस है जो सिर्फ इसी सेगमेंट में आपको मिलेंगे। तीसरा होता है कि अल्फा जनरेशन है। अब जैसे कि हमने पहले बात किया था कि इस सेगमेंट में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च ही कम अवेलेबल है। तो इस वजह से जो छोटे इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो अपनी रिसर्च कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करते हैं। चौथा आता है वैल्यूएशन का। तो अभी हमने पास्ट में देखा था कि जो मार्केट क्रैश हुआ था उसमें बहुत से क्वालिटी ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। और पाँचवा होता है इन हाउस फॉरेंसिक एनालिस्ट। तो ये जो फॉरेंसिक एनालिस्ट है ना ये कंपनी को डिटेल में एनालाइज करता है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के ऊपर, कंपनी में क्या कोई रेड फ्लैग्स है या कोई ऐसा प्रॉब्लम्स चल रही है, इसे आइडेंटिफाई करता है और उसमें से फिर ये क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस को सिलेक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये फंड किसके लिए सूटेबल है। तो जो स्मॉल कैप फंड होता है ना ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन रिटर्न के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा वोलाटाइल भी होता है और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है, मतलब आप 10 साल से ज़्यादा का 10 साल से ज़्यादा के समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और आप शॉर्ट टर्म की जो वोलेटिलिटी आती है जो हमें पास्ट में देखा था उसको अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो ये फंड आपके लिए सूटेबल है। अगर हम इस फंड के एनएफओ की बात करें तो इसका जो एनएफओ रहेगा वो 27 जून 2025 को ओपन होगा और 11 जुलाई 2025 को क्लोज हो जाएगा। तो ये था इस फंड का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।